एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज अपनी करंट अफेयर सीरीज का है पार्ट 46। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है। आज अपन कवर करेंगे ये 5 टॉपिक्स आज के लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है टुलु लैंग्वेज। टुलु लैंग्वेज ना कर्नाटका में बोली जाती है। कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। तुलु लैंग्वेज ना एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, लगभग 3000 साल पुरानी लैंग्वेज है। इसका लिटरेचर, रिचुअल, ट्रेडिशंस, फोकलोर बहुत रिच है, बहुत ओरल लिटरेचर है। तुलु में मूवीज भी बनती हैं। तुलु में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनती हैं। प्रकाश राज तुलु हैं, ठीक है। ऐश्वर्या राय तुलु है। सीआईडी के दया, सुनील शेट्टी, ये सब तुलु हैं, ठीक है। तुलु लोग ना एक डिफरेंट स्टेट की भी डिमांड कर रहे हैं, जिसको ये कहते हैं तुलु नाडु। ये हमेशा न्यूज में ही बने रहते हैं तुलु नाडु के लिए। तो इसलिए अपन तुलु लैंग्वेज के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये वैसे तो कर्नाटका में बोली जाती है, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये थोड़ी सी केरला के, नॉर्थ केरला के रीजन में भी बोली जाती है। तुलु की स्क्रिप्ट है टिगालरी। टिगालरी स्क्रिप्ट है तुलु की। ये एक सवाल बन सकता है बहुत जरूरी यूपीएससी का कि टिगालरी किसकी स्क्रिप्ट है, तुलु की स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। और तुलु लैंग्वेज की डिमांड बन रही है कि इसे एर्थ शेड्यूल में शामिल करा जाए, जिससे ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए भारत की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सके तुलु में, तुलु को सपोर्ट मिले, पार्लियामेंट की डिबेट्स में तुलु का इस्तेमाल हो सके, तुलु को अच्छे से प्रिजर्व करा जा सके, इसलिए डिमांड चल रही है। और तुलु के सपोर्ट में बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में। आप देख सकते हो प्रकाश राज बहुत बड़े एक्टर हैं, ऐश्वर्या राय, सुनील शेट्टी, सीआईडी के दया, ठीक है। रीड कर लेते हैं। तुलु तो बहुत पुराना कल्चर है, मतलब संगम एज में भी तुलु राजा हुआ करते थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा। तुलु लैंग्वेज, तुलु is an ancient Dravidian language spoken mainly in Dakshin Kannada and Udupi district of Karnataka in some parts of Kerala. History of over 3000 years, rich oral literature, folklore and ritual traditions. इसकी स्क्रिप्ट है टिगालरी, possesses a distinct script टिगालरी। देखो ये कन्नड़ से अलग स्क्रिप्ट है, ये बात याद रखना। तुलु इज टॉट इन यूनिवर्सिटी सपोर्टेड बाय तुलु अकेडमीज। अभी तक जहां तुलु अकेडमी सपोर्ट कर रही है वहीं पढ़ाई जाती है। शेड्यूल 8 में आ जाएगी तो पूरे इंडिया में पढ़ाई जाएगी। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन गूगल ट्रांसलेट एडिंग डिजिटल प्रिजर्वेशन। गूगल ट्रांसलेशन में भी अभी इसको इंक्लूड करा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, लगभग 20 लाख लोग बोलते हैं तुलु। इट इज अ कल्चरल आइडेंटिटी मार्कर फॉर द तुलुवा कम्युनिटी। देखो हर कम्युनिटी की एक आइडेंटिटी होती है, वो कल्चर आइडेंटिटी सब लैंग्वेज से ही रहता है, इसलिए लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस स्लाइड से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। तुलु कर्नाटका में कहां बोली जाती है? साउथ वेस्टर्न कर्नाटका में बोली जाती है, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी उडुपी डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, कर्नाटका के साथ साथ नॉर्दर्न केरला में भी बोली जाती है। ये बोलेंगे कर्नाटका आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, नहीं, कर्नाटका केरला में बोलते हैं। यूपीएससी बोलेगा कर्नाटका तमिलनाडु में बोलते हैं तुलु, नहीं, कर्नाटका और केरला में बोलते हैं। 3000 साल पुरानी लैंग्वेज है और ये द्रविडियन लैंग्वेज है, आर्यन लैंग्वेज नहीं है तुलु, ये बात भी याद रखनी है। तुलु की स्क्रिप्ट तो याद रखनी ही है, टिगालरी है, ठीक है। और गूगल ट्रांसलेट में भी जोड़ ली गई है, तुलु याद रख लेना। तुलुवा कम्युनिटी के लोग तुलु बोलते हैं, तुलुवा कम्युनिटी के लोग तुलु बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुलु एयर शेड्यूल में नहीं आती, ये बात याद रखना है, तुलु एयर शेड्यूल में नहीं आती। तुलु भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तुलु को डिमांड चल रही है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की, और अभी रिसेंटली कर्नाटका स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रहा है आर्टिकल 345 के तहत तुलु को। Tulu is not official language of India and is not included in Eighth Schedule. Tulu is not an official language of India and lacks official support, despite having a rich literary tradition and a thriving film industry. Film industry बहुत popular है इनकी। Tulu is a prominent Dravidian language spoken by over 2 million people, primarily in Karnataka and Kerala, which is not currently included in the Eighth Schedule of the Indian Constitution. There is a long-standing active campaign to include Tulu in the Eighth Schedule to gain official recognition, allowing its use in parliament, competitive exam and fostering its cultural preservation. देखो 8th शेड्यूल में आएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी तो पार्लियामेंट की डिबेट्स में यूज करी जा सकेगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएगा, यूपीएससी में आप ऑप्शनल लिख पाएंगे तुलु में, फॉस्टर हो पाएगा आपका कल्चर, यहाँ पे मतलब हर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है अगर तुलु को डिक्लेयर कर दिया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कि क्यों चाह रहे हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कराना।
एनहांसेस लिंग्विस्टिक इंक्लूजन एंड कल्चरल रिकॉग्निशन मिलेगा, इंक्लूजन होगा लिंग्विस्टिक का। स्ट्रेंथन ग्रास रूट गवर्नेंस, अरे आएगी तो लोग जानेंगे तुलू के बारे में, तो वहां गवर्नेंस भी होगा, लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे तुलू में, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा, उनको एलियन फील नहीं होगा, वो भारत सरकार के प्रति ज्यादा सहज हो जाएंगे। अलायंस विद इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अरे 20 लाख लोग बोलते हैं तब भी इंक्लूड नहीं हो रही, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और मजबूत होगी ना अपनी। ये सब रीजन है। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है भारत की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इंडिया की, पर स्टेट भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश ने उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है। वेस्ट बंगाल ने भी कुछ कुछ नोटिफाइड रीजन में एडिशनल लैंग्वेज यूज को परमिट कर रखा है। ये सब होता है आर्टिकल 345 के तहत। एक बार स्लाइड को रीड कर लेते हैं। स्टेट्स इन इंडिया में अडॉप्ट वन और मोर ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल पर्पसेस, रिफ्लेक्टिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, लोग अपनी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, गर्व करते हैं, इसलिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है स्टेट में एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड करने के? आर्टिकल 345 एम्पावर स्टेट लेजिस्लेचर टू अडॉप्ट any language in use in the state as an official language, does not require inclusion in the 8th schedule। देखो, आर्टिकल 345 क्या कहता है? आर्टिकल 345 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी लैंग्वेज को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है। आर्टिकल 345 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी लैंग्वेज को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लैंग्वेज 8th शेड्यूल में आती है या नहीं आती है। इसलिए कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तुलु को कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना रही है। तुलु 8th शेड्यूल में नहीं आती, तब भी बना रही है। यूपीएससी यहां से बहुत घुमा के सवाल पूछेगा कि आर्टिकल 345 के तहत स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या उसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट बना सकती है जो 8th शेड्यूल में है? अब आपको लगेगा हाँ, बात तो लग रही है कि हो सकता है, 8th शेड्यूल में होगी तभी तो बना पाएंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार दोबारा रीड कर लो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 345 empowers state legislatures to adopt any language in use in the state as an official language, does not require inclusion in the 8th schedule। फंसना नहीं है इस पेज में। Second official language models provides administrative inclusion without displacing the primary official language। आंध्र प्रदेश ने उर्दू कर रखी है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। वेस्ट बंगाल ने कुछ कुछ रीजंस में एडिशनल लैंग्वेज का यूज अलाउ कर रखा है नोटिफाइड रीजंस में। देखो, आर्टिकल 345 क्या कहता है? आर्टिकल 345 सिंपल सी बात कहता है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज 8th शेड्यूल में आती हो या नहीं आती हो, नहीं आती हो तब भी उसे स्टेट की लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा जा सकता है आर्टिकल 345 द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। देखो, ये है अमेजन स्टिंगलेस बीज। ये एक मधुमक्खी है, ये स्टिंगलेस मधुमक्खी है, यानी इनका ये डंक मारती है ना तो इनका डंक फील ही नहीं होता, दर्द ही नहीं होता इनके डंक मारने से। ये स्टिंगलेस बीज ना वर्ल्ड की सबसे पुरानी बी लीनियज से बिलोंग करती हैं। ये नियरली 80 मिलियन साल से रह रही हैं इस अर्थ पे। देखो कितने पुराने से रह रही हैं। ये जो स्टिंगलेस बीज होती है ना, ये ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में ही फाउंड करी जाती हैं। ट्रॉपिकल रीजन में भी सबसे ज्यादा ये मिलती है अमेजन रेन फॉरेस्ट में, इसलिए इन्हें अमेजन स्टिंगलेस बीज कहा जाता है। अमेजन फॉरेस्ट में भी पेरू में ये सबसे ज्यादा रहती हैं। सबसे ज्यादा प्रजातियां इनकी ट्रॉपिकल रीजन में रहती हैं। ट्रॉपिकल रीजन में भी ये अमेजन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा रहती हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट में भी ये सबसे ज्यादा पेरू में रहती हैं, इसलिए पेरू ने इन्हें लीगल स्टेटस दे दिया है। ये दुनिया के ऐसे पहले इंसेक्ट बन गए हैं, पहली ऐसी बीज बन गई हैं जिनको लीगल स्टेटस मिला है कि इनका ध्यान रखा जाएगा, इनकी हैबिटेट का ध्यान रखा जाएगा, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रखी जाएगी। क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल में रखी जाएगी? क्योंकि ये पॉलिनेशन का काम करती हैं। नियरली 80% जो अमेजन फॉरेस्ट है ना, उसमें ये पॉलिनेशन का काम करती हैं। इन्हें अमेजन का की पॉलिनेटर भी कहा जाता है। ठीक है, इन बीज के एडिशनल रोल भी हैं, इसलिए इनको लीगल स्टेटस दिया गया है कि ये बहुत जरूरी हैं। और ये स्टिंगलेस भी हैं, यानी ये डंक नहीं मारती, यानी ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये है अमेजन स्टिंगलेस बीज के बारे में। एक बार रीड कर लेते हैं। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बी लीनिएज existing for nearly 80 million years. They lack stingers or have ineffective ones and functionally useless for defense.
देखो जो बी का डंक होता है ना, मधुमक्खी का डंक होता है, वो उसके डिफेंस के लिए ही होता है। अगर उसको लगता है किसी से खतरा है तो ये अपना डंक मार देते हैं उस पे जाके। फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स वर्ल्ड वाइड with about half of the 500 known species living in the Amazon. पेरू इज होम टू मोर देन 170 स्पीशीज। देखो ये वर्ल्ड वाइड में मिलती हैं, पर सबसे ज्यादा ये ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती हैं वर्ल्ड वाइड। उसमें भी 500 से ज्यादा प्रजाति अमेजन फॉरेस्ट में रहती हैं, इसलिए इनको अमेजन स्टिंगलेस बीस कहा जाता है। और ये पेरू में सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए पेरू ने इसे लीगल स्टेटस भी दे दिया है। ये पहले इंसेक्ट बन गए हैं, पहली बीस बन गई हैं लीगल स्टेटस वाली, इसलिए ये आजकल न्यूज में है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। दे पॉलिनेट ओवर 80% ऑफ अमेजियन फ्लोरा including vital crops like cocoa, coffee, avocados, hence called Amazon key pollinators. देखो एक होता है फ्लोरा, एक होता है फौना। फौना यानी वाइल्ड लाइफ जानवर, फ्लोरा यानी फ्लोर फ्लोरा फ्लावर, फ्लोरा यानी वनस्पति। पेड़ पौधों को फ्लोरा कहा जाता है, जानवरों को फौना कहा जाता है। अमेजन की पॉलिनेटर्स कहते हैं अमेजन स्टिंगलेस बीस को। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिजीनियस हेरिटेज भी कुछ है इससे रिलेटेड। सेंट्रल टू द कल्चर एंड नॉलेज फॉर द अशानिनका एंड कुकामा कुकामीरिया पीपल। अब देखो ये भी याद रखना है, अशानिनका कुकामा कुकामीरिया पीपल कहाँ रहते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। सवाल आ सकता है पेरू में रहते हैं, ठीक है। मेडिसिनल रोल क्या है इन बीस का? मतलब बीस का क्या, इनके हनी का होता है। इनका जो हनी होता है ना, वो बहुत ज्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स वाला होता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपको एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी इनके हनी से, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी इनके हनी से, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी इनके हनी से। देखो अपने को क्या क्या पढ़ना है इस स्लाइड में से। अमेजन स्टिंगलेस बीस, ये कहाँ मिलती हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट में मिलती हैं, पेरू में मिलती हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? ये अमेजन के की पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेशन में बहुत काम करती हैं ये, ठीक है। इनका हनी भी बहुत मेडिसिनल रोल वाला होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है, ठीक है। ये तो यहाँ से अपन अमेजन स्टिंगलेस बीस के बारे में याद रख लेंगे। और इनके डंक में कुछ नहीं होता, इन्फेक्टिव नहीं होता इनका डंक, ये भी सवाल पूछ सकता है। यूपीएससी बोल सकता है कि स्टिंगलेस बीस हैं, क्या इनमें जहर होता है? पूछ सकता है, पर नहीं होता। और अपने को क्या याद रखना है स्लाइड से? अशानिनका कुकामा कुकामेरिया पीपल। देखो ये कहीं मेंशन हो गए हैं, तो यूपीएससी सवाल पूछ सकता है कि अशानिनका ट्राइब कहाँ रहती है, कुकामा कुकामेरिया ट्राइब कहाँ रहती है। तो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, पेरू में रहते हैं, ये बात याद रखना है, नोट्स में लिखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो स्टिंगलेस बीस है ना, इनको पेरू के कुछ इलाकों में लीगल राइट दे दिया गया है, ठीक है। तो ये ग्लोबली पहले ऐसे इंसेक्ट बन गए हैं जिनको लीगल राइट मिला है, ठीक है। लीगल राइट के फायदे क्या क्या होते हैं कि इनको राइट टू एग्जिस्ट मिल गया है, राइट टू मेंटेन हेल्दी पॉपुलेशन मिल गया है, इनका हैबिटेट को रिस्टोर करा जाएगा, इनको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दिया जाएगा। एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। Two municipalities, Satipo, Nauta in Peru have granted legal rights to Amazon stingless bees, the first time an insect has received such recognition globally. देखो पूछ सकता है यूपीएससी कि किस इंसेक्ट को लीगल राइट मिला है? अमेजन स्टिंगलेस बीस को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल का, अच्छे से याद रखना। The ordinance recognizes specific inherent rights of stingless bees including their right to exist, right to maintain healthy population, right to have their habitat restored, right to live in a pollution free environment. देखो मेंस में ऐसा सवाल बन सकता है, प्रीलिम्स में भी ऐसा सवाल बन सकता है कि अगर किसी इंसेक्ट को या किसी भी क्रिएचर को लीगल राइट मिल जाता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये बेनिफिट्स भी याद रखना, मेंस में बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देख लो इनकी फोटो वोटो कैसी लगती है ये। अब ये देखो अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है अमेजन रेन फॉरेस्ट। पूरे साउथ अमेरिका में अमेजन रेन फॉरेस्ट नहीं है। पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, इन देशों में नहीं है अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। किन किन देशों में है? वेनेजुएला में है, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा गुआना में आता है, सुरिनाम में है, फिर ब्राजील में है, फिर बोल्विया में है, फिर पेरू में है, फिर इक्वाडोर में है, फिर कोलंबिया में है। याद रखना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में अमेजन रेन फॉरेस्ट है। किन देशों में नहीं है? चिली में नहीं है, अर्जेंटीना में नहीं है, पैराग्वे में नहीं है, उरुग्वे में नहीं है अमेजन रेन फॉरेस्ट।
ये बातें याद रखनी है, मैपिंग से सवाल आते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कोलेरू लेक के बारे में। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, कोलेरू लेक ना एक फ्रेश वाटर लेक है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में दो रिवर्स के बीच में पड़ती है, गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में पड़ती है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक के नॉर्थ में गोदावरी रिवर बहती है, कोलेरू लेक के साउथ में कृष्णा रिवर बहती है। कोलेरू रिवर एक फ्रेश वाटर लेक है। ये आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है, इस क्योंकि ये एक्वेटिक लाइफ और एवियन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। यहाँ पे फिशरमैन्स पैराडाइज बोला जाता है इसको, यानी यहाँ पे बहुत सारी फिश की स्पीशीज है। अराउंड 90 स्पीशीज ऑफ फिश रहती है यहाँ पे। काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं यहाँ पे। ये गोदावरी में फ्लड बैलेंसिंग का काम भी करती है कोलेरू लेक, कि एक्सेस पानी हो जाता है कृष्णा गोदावरी बेसिन में तो बाढ़ रोकती है, फ्लड को रोकती है ये एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ये एक रामसर साइट है कोलेरू लेक। ठीक है, अब देखो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, सबसे बड़ी नहीं है। यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बना सकती है, क्या कोलेरू लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है? नहीं। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वो है वूलर लेक। इंडिया की लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, कोस्टल लेक कौन सी है? छिलका लेक। इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? वेम्बनाड लेक। इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सलाइन लेक कौन सी है? सांभर लेक। ठीक है, तो यूपीएससी क्या सवाल बना सकती है, क्या कोलेरू लेक इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है? नहीं। ठीक है, ये बात याद रखना। ये कहां पड़ती है, ये भी सवाल बन सकता है, एक बार रीड कर लेते हैं। कोलेरू लेक, Kolero is one of India's largest freshwater lakes, often described as a fisherman's paradise and bird heaven, supporting rich aquatic and avian biodiversity. Location: it is located in Andhra Pradesh, between the Krishna and Godavari river deltas, spanning Krishna and West Godavari district. देखो आंध्र प्रदेश में ना जिलों के नाम भी नदियों के नाम पर ही हैं। गोदावरी, गोदावरी के जो वेस्ट में पड़ता है उसे वेस्ट गोदावरी बोलते हैं, गोदावरी के जो ईस्ट में पड़ता है उसे ईस्ट गोदावरी बोलते हैं। कृष्णा रिवर बहती है तो कृष्णा के नाम पे डिस्ट्रिक्ट कर दिया, आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कोलेरू लेक का? ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा। हैबिटेट फॉर अराउंड 90 फिश स्पीशीज एंड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रेजिडेंट्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। देखो ये लोग फिशरमैन को भी सपोर्ट करती है, मछली पकड़ते हैं लोग, खाते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। फ्लड रेगुलेशन, एक्ट्स एज अ नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर फॉर द कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में पड़ती है, इनके बेसिन लाइक सिचुएशन होती है, ये नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर का काम करती है। जो भी एक्सेस पानी होता है नदियों में वो इस नदी में, इस झील में आके रुक जाता है, तो ये बाढ़ नियंत्रण का भी काम करती है। इज अ रामसर साइट एंड डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्या ये रामसर साइट है? हाँ ये रामसर साइट है। रामसर साइट हमेशा यूपीएससी की हिट लिस्ट में रहते हैं, तो याद रखना है। ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है। इसको 2002 में ये टाइटल दिया था। ये रामसर साइट 2002 में बनी थी, 2002 में बनी थी, याद रखना है। सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं? कोलेरू लेक फ्रेश वाटर लेक है, सलाइन लेक है, कोलेरू लेक फ्रेश वाटर लेक है। कोलेरू लेक कौन से स्टेट में पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। देखो आंध्र प्रदेश में एक लेक है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पड़ती है, तो कोलेरू और पुलिकट में कंफ्यूज नहीं होना। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पड़ती है, कोलेरू लेक सिर्फ आंध्र प्रदेश में पड़ती है। फिर पूछ लेंगे कोलेरू लेक कौन से दो रिवर्स के बीच में पड़ती है? गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में पड़ती है। गोदावरी कोलेरू रिवर के नॉर्थ में बहती है, कृष्णा कोलेरू गोदावरी कोलेरू लेक के नॉर्थ में बहती है, कृष्णा कोलेरू लेक के साउथ में बहती है। ये बात भी याद रखनी है, कौन सी रिवर नॉर्थ में कौन सी रिवर साउथ में है। ठीक है, कोलेरू रिवर कोलेरू लेक एक रामसर साइट है, ये भी याद रखना है। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ये याद रखना है। बाकी फिशरमैन पैराडाइज है, एक्वाटिक लाइफ, एवियन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, ये जेनरिक बातें हैं, ये पूछी नहीं जाती। पर स्टेटमेंट में आएंगी तो हर जेनरिक बात आपको अपनी बुद्धि विवेक से, अपने दिमाग से सही करनी है। ठीक है, देखो ये आंध्र प्रदेश है, ये दिख रहा है आपको कोलेरू लेक की लोकेशन, यहाँ पे कोलेरू लेक पड़ती है। आपको इसके ऊपर राजा महेंद्र वर्मन में दिख रहा होगा, राजा महेंद्र वर्मन में गोदावरी रिवर बह रही है। ठीक है, यहाँ विजयवाड़ा में कृष्णा रिवर बह रही है, तो ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में है। गोदावरी रिवर इसके नॉर्थ में है, कृष्णा रिवर इसके साउथ में है। ऐसी कुछ शेप है कोलेरू लेक की, देख लेना। यहाँ पड़ती है आंध्र प्रदेश में, याद रखना। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, देखो ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड ना इंडिया में सिल्क को रेगुलेट करता है।
सिल्क से रिलेटेड जो भी चीज होती है ना, ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड ही करता है, क्योंकि इंडिया सिल्क का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ठीक है, प्रोड्यूसर सबसे बड़ा नहीं है इंडिया सिल्क का, इंडिया सिल्क का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। आप देख रहे होंगे साड़ी वाड़ी सिल्क कितनी फेमस है इसलिए। तो इसी बात को देखते हुए पार्लियामेंट ने आजादी के तुरंत बाद ही 1948 में सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट पास करा था। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट से एक स्टैट्यूटरी बॉडी का निर्माण हुआ था जिसे कहते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे ज्यादा सिल्क कहाँ उगता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है? कर्नाटका में। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर भी बैंगलोर में रखा गया है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मिनिस्ट्री का नाम दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। इकोनॉमिक्स वाली में आता है, फाइनेंस में आता है, कंज्यूमर अफेयर्स में आता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं ना, कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आता है। इसका मैंडेट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सेरिकल्चर। देखो, सिल्क से रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशन होता है, काम होते हैं, उन्हें सेरिकल्चर कहा जाता है। तो सेरिकल्चर में सिल्क से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करनी हो, कोई भी डेवलपमेंट करना हो, तो वो सिल्क बोर्ड के मैंडेट में आता है। टेक्नोलॉजी बनाना, क्वालिटी इंप्रूव करना, सिल्क को प्रमोट करना, सिल्क का एक्सपोर्ट बढ़ाना। ठीक है, अपन अभी सेकंड नंबर पर आते हैं सिल्क के प्रोडक्शन में। तो अपन को नंबर वन पर लाना, सिल्क का एक्सपोर्ट बढ़ाना, सिल्क की डिमांड बढ़ाना, क्वालिटी इंप्रूव करना। देखो आजकल क्या होता है, वीगन सिल्क की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो जिसमें वीगन सिल्क का मतलब है सिल्क निकाल लिया, सिल्क वॉर्म होता है, वो ककून बनाता है, फिर क्या करते हैं उस ककून से ही सिल्क निकाल लेते हैं, उस प्रोसेस में ना सिल्क वॉर्म की डेथ हो जाती है। तो आजकल वीगन सिल्क फेमस हो रहा है कि सिल्क अपन उसके ककून से निकाल रहे हैं पर उस सिल्क वॉर्म की डेथ नहीं हो रही, तो उसे वीगन सिल्क कहते हैं। वीगन सिल्क आजकल चर्चा में है, इसलिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड से सवाल आ सकता है। एक बार रीड कर लेते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन 1948 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेंट्रल सिल्क बोर्ड 1948 में एक्ट आया था। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में। मैंडेट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सेरिकल्चर, टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रमोशन ऑफ सिल्क प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। सवाल कहाँ कहाँ से आ सकता है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में आती है, हेडक्वार्टर बैंगलोर में, ये मैंडेट है इसका। ठीक है, सिल्क के बारे में देख लेते हैं। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दुनिया में जितना भी सिल्क है ना, उसका 70-80% चाइना से ही आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा सिल्क निकलता है कर्नाटका में। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सिल्क का कौन है? कर्नाटका। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है झारखंड। कर्नाटका में मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में भी मलबरी सिल्क है, झारखंड में तसार सिल्क होता है। ठीक है, देखो सिल्क की कुछ कुछ वेराइटीज होती है, एक बार वो भी देख लेते हैं। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल एंड कमर्शियल सिल्क। मलबरी सिल्क हाईएस्ट क्वालिटी वॉल्यूम, ठीक है, एरी होता है, सॉफ्ट थर्मल। तसार कॉपर कलर्ड होता है, कोर्स होता है। मूगा सिल्क या आसाम वगैरह में होता है, गोल्डन होता है, ड्यूरेबल होता है। मैं जो कह रहा था ना वीगन सिल्क के बारे में, जिसमें सिल्क वॉर्म की डेथ नहीं होती फाइबर निकालने में उसके ककून से, वो जनरली एरी सिल्क में होता है। ठीक है, विद 90% ऑफ प्रोडक्शन बीइंग मलबरी सिल्क, पर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मलबरी सिल्क का ही होता है। मलबरी वर्ड भी ऐसे सॉफ्टनेस से रिलेटेड होता है ना। सिल्क टाइप्स वेरी बाय सिल्कवॉर्म स्पीशीज एंड डाइट। देखो सिल्क की क्वालिटी सिल्कवॉर्म की स्पीशीज पे डिपेंड करती है, उसको क्या खिलाया जा रहा है वैसा ही वो अपना ककून बनाएगा, वैसा ही हमें फाइबर मिलेगा। रिजल्टिंग इन डिफरेंट टेक्सचर्स, शीन एंड वेट सच एज चिफॉन, ऑर्गेन्जा, क्रीप एंड मटका, ये सब कुछ होते हैं टर्म सेरिकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, अपने को इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, कंज्यूमर सबसे बड़ा है। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्क का, दुनिया का 70-80% सिल्क चाइना से ही आता है। इंडिया में सिल्क सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है? कर्नाटका में। सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल में, थर्ड नंबर पे झारखंड में। कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में मलबरी सिल्क मिलता है, झारखंड में तसार सिल्क मिलता है, मूगा सिल्क वगैरह शायद आसाम में मिलता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। सबसे ज्यादा
90% जो इंडिया में सिल्क है वो मलबरी सिल्क है। सिल्क की ये वैरायटी होती है मलबरी, एरी, तसार, मूगा। सीधे सवाल आ सकता है एरी, तसार, मूगा किस चीज की वैरायटी है? मलबरी तो सबको पता है, एरी, तसार, मूगा लोगों में कंफ्यूजन है आज भी। तो एरी, तसार, मूगा, मलबरी ये सब सिल्क की वैरायटी है, याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाईली गुब्बी वोल्केनो, नाम कैसा वो है ना। देखो ये वोल्केनो पहली बार फटा है, 10,000 साल से ये वोल्केनो है, पर ये इरप्ट अभी ही हुआ है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में कोई वो नहीं है कि ये कभी पहले फटा हो। ये पड़ता है इथोपिया में, इथोपिया के अफार रीजन में। अफार ट्रायंगल अपन ने पढ़ा था, एक्टिव मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पढ़ा चुका हूँ अफार ट्रायंगल के बारे में कि कौन सी 3 प्लेट्स हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। एक अर्टा अले रेंज है। अर्टा अले रेंज कहाँ है? अफ्रीका में है, अफार ट्रायंगल के पास है, इथोपिया में है, इतना याद रख लो। ठीक है, एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। हाईली गुब्बी वोल्केनो, recently the highly gubbi volcano erupted for the first time after 10,000 years. Haile Gubbi is a shield volcano located in the Afar region of Ethiopia. It is the southernmost volcano of the Erte Ale range. देखो ये वोल्केनो है इथोपिया में। यूपीएससी क्या सवाल बना सकती है इस स्लाइड से? यूपीएससी सवाल बना सकती है कि हाईली गुब्बी वोल्केनो रिंग ऑफ फायर में है या नहीं। पैसिफिक ओशन के अराउंड एक रिंग ऑफ फायर होता है जहां पे एक्टिव वोल्केनोस होते हैं। तो हाईली गुब्बी वोल्केनो रिंग ऑफ फायर में है या नहीं? हाईली गुब्बी वोल्केनो इंडोनेशिया में है या नहीं? ठीक है, क्या हाईली गुब्बी वोल्केनो बार बार फटता रहता है? ये सारे सवाल है यूपीएससी के। अफार रीजन कहां पर पड़ता है? ये सवाल है यूपीएससी का। अर्टे अले रेंज कहां पड़ती है? ये सवाल है यूपीएससी का। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इट इज लोकेटेड इन इथोपियास अफार रीजन अबाउट 800 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ एडिस अबाबा। इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा है, नियर द एरिट्रियन बॉर्डर, एरिट्रिया के बॉर्डर के पास पड़ता है ये। इट इज शील्ड वोल्केनो एंड सिट्स विद इन इथोपियास डेनाकिल डिप्रेशन, one of the hottest and most remote areas on the planet. It is the southernmost volcano in the Erta Ale range. Erta Ale range is known for its persistent lava lakes and is primarily made up of shield volcanoes. सवाल क्या क्या बन रहे हैं स्लाइड से? हाईली गुब्बी वोल्केनो कहां पर है? इथोपिया में है, इथोपिया के अफार रीजन में है। ठीक है, अफार रीजन कौन से देश में? इथोपिया में है। अफार रीजन में अर्टा अले रेंज है, अर्टा अले रेंज भी इथोपिया में है। हाईली गुब्बी वोल्केनो क्या बार बार फटता रहता है? नहीं जी, अभी ही फटा है। ठीक है, 10,000 साल में पहली बार फटा है। डेनाकिल डिप्रेशन कहाँ है? डेनाकिल डिप्रेशन भी इथोपिया में है। ये डेनाकिल डिप्रेशन बहुत हॉट और रिमोट एरिया है प्लैनेट का। एर्टा अले रेंज कहाँ पर है? इथोपिया में है। या ये हाईली गुब्बी वोल्केनो कैसा वोल्केनो है? शील्ड वोल्केनो है। काफी टाइप के वोल्केनो होते हैं, ये शील्ड वोल्केनो है। ये सब याद रखना है आपको इस स्लाइड से। थैंक यू वेरी मच। कैसे लगा आपको ये लेक्चर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।